नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? इसमें से ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि इंडिया में इरेडिकेट कर दी गई है? मीजल्स, मम्प्स, गुनिया वॉर्म इन्फेक्शन, लेप्रोसी। तो कौन सी डिसीज है जो इंडिया में इरेडिकेट कर दी गई है? तो वो कौन सी डिसीज है? आपकी ऑप्शन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुनिया वॉर्म डिसीज। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब गुनिया वॉर्म डिसीज सभी को मालूम है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन डिसीज होती है। इसमें इसका दूसरा नाम अगर हिंदी में देखें, इसको हम नारू डिसीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है नारू डिसीज। ठीक है, नारू डिसीज के नाम से भी पूछा जाता है, ये जाना जाता है। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि नारू डिसीज का नाम दूसरा नाम क्या होता है, तो गुनिया वॉर्म डिसीज होती है। और ये कॉजेटिव इसका एजेंट क्या है, तो इसका है ड्रैकिनकुलियोसिस। ड्रैकिनकुलियोसिस इसका नाम है कॉजेटिव एजेंट का। ध्यान रखिएगा, ड्रैकिनकुलियोसिस। ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट का नाम है। और अगर बात पूछा जाए तो इसका केस कहाँ देखने को मिला था, तो लास्ट केस जोधपुर में मिला था 1996 में। ध्यान रखिएगा। और गुनिया वॉर्म डिसीज क्या होती है? आपका वॉर्म इन्फेस्टेशन, जो कि मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोग फार्मर वर्क करते हैं। ठीक है, फार्मर वर्क करने से इनका जैसे कि अगर मिट्टी हो गई, डस्ट हो गया, इसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो इनके हाथ पैर के जो तलवे होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वॉर्म होता है वो इंटर करता है आपकी बॉडी में, जाके वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? इसमें क्या होता है कि जो इसमें वॉर्म होता है वो जाके क्या करता है, बॉडी से ही अपना पूरा न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, एक पैरासाइट की तरह वर्क करता है। और इस प्रकार से इन्फेक्शन से डायरिया और ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं किसमें? गुनिया वॉर्म डिसीज में। समझ में आया? तो गुनिया वॉर्म डिसीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ड्रैकिनकुलियोसिस और इसका दूसरा नाम है नारू डिसीज। ध्यान रखिएगा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कौन सी डिसीज इंडिया के अंदर इरेडिकेट कर दी गई है? तो इरेडिकेट कौन सी डिसीज कर दी गई है? आपकी गुनिया वॉर्म डिसीज इंडिया में कर दी गई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुनिया वॉर्म डिसीज इंडिया में क्या कर दी गई है? इरेडिकेट कर दी गई है। और लास्ट केस कब देखा, कहाँ देखा गया था? तो जोधपुर में देखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ था। वहीं पे बात किया जाए नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम तो कब लॉन्च किया गया था, उसका करेक्ट ऑप्शन होता है 1977। लेकिन इसके ऑप्शन के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1952। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब लॉन्च किया गया था सभी को मालूम है, जो कि 1951 से 56 के बीच चला था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, मतलब टोटल 12 5 ईयर प्लान चलाया गया। और इसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान फिर नहीं चलाया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चलाया गया था? 1951 से लेके 1956 तक चला। और इसी 5 ईयर प्लान के बीच में आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए आ गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अभी इसके पहले था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वेलफेयर मतलब होता है कि लोगों को जागरूक करना था, जिसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आपको बताना था कि जिसमें से स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हो गए। ठीक है, और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में हमको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना था। तो वो होता है कब? 1977 में। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो 1977 में क्या किया गया? ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, वहीं पे अगर पूछ लेता कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो वहां पे होता है इसका करेक्ट ऑप्शन 1952। क्योंकि देखिए जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है, इसमें आप पब्लिक को क्या कर रहे हो? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो वहां पे कि किस प्रकार से हम फैमिली को वेलफेयर करें। उनको बताएं कि अगर फैमिली कम होगी तो इससे क्या होगा, उनके सारे जो बेसिक नीड है उसका फुलफिलमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए स्मॉल फैमिली के अगर नॉर्म्स के बारे में उनको बताया जाए, उसका बेनिफिट बताया जाए कि कैसे बेनिफिट होगा उनके लिए। देखिए इनकम हो गया, चाहे वो आप एजुकेशन से रिलेटेड देखिए या तो फिर उनका डाइट से रिलेटेड देखिए या उनका इनकम प्रोसेस, इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? बेनिफिट हो सकती हैं। अगर फैमिली का जो लेंथ है, जो उसकी साइज़ है, अगर स्मॉल होगी, स्मॉल फैमिली अगर होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स के 2 बच्चे हों केवल, या एक बेबी अगर होता है, तो इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? बेटर हो सकती है। समझ में आया? तो ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो कब किया गया था? 1977। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था चलाने का, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
असेप्सिस टेक्निक इज अ मेथड यूज फॉर इन हॉस्पिटल फॉर। असेप्सिस आपने सुना होगा, एक सेप्टिक होता है, एक होता है असेप्सिस टेक्निक। तो असेप्सिस मतलब क्या होता है और असेप्सिस मतलब क्या होता है? तो सेप्सिस मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ असेप्सिस मेथड यूज फॉर द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो आप असेप्सिस मेथड यूज करते हो, असेप्सिस मतलब क्या बोलेंगे? फ्री फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप दो टेक्निक मैंने आपको बताया था इसमें, असेप्टिक और सेप्टिक। सेप्टिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया वायरस की मौजूदगी में अगर आप कोई वर्क करते हो वो होता है आपका सेप्टिक टेक्निक। और असेप्टिक टेक्निक मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शन। तो असेप्सिस इज अ मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो हॉस्पिटल में किसके लिए आप यूज करोगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। अल्सर को ट्रीट करने के लिए नहीं करेंगे हम। अल्सर को ट्रीट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हम ये मेथड नहीं यूज करते। उसमें तो आपका वेस्ट डिस्पोजल अलग अलग जो बकेट आते हैं उसमें हम करते हैं। जैसे कलर कोड आप जानते हो कि ब्लैक हो गया, व्हाइट बकेट होती है, ब्लू बकेट। तो हॉस्पिटल में तो इस प्रकार से होता है। और अगर कम्युनिटी एरिया में देखें तो उसको बर्न करके या डंपिंग करके या मिट्टी के गड्ढे में डाल के उसको दबा के हम क्या करते हैं? वेस्ट का डिस्पोज करते हैं। तो ये तो एक अलग मेथड्स हो गया। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर का ट्रीटमेंट तो हम अलग करेंगे, या तो उसको हम बाई सर्जरी के थ्रू क्या करें, उसको रिमूव करते हैं, या तो उसको हम मेडिसिन के थ्रू क्या करते हैं, वहीं पे उसको ट्यूमर्स को हटाते हैं। समझ में आया? किल करते, डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर को। तो असेप्टिक टेक्निक तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं? एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं हॉस्पिटल में। समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग मोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट विद द डेंगू फीवर। अगर कोई पेशेंट है और उसको डेंगू फीवर है, ठीक है, डेंगू फीवर है अगर उसको, तो उसके लिए हम क्या देंगे? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? डेंगू इन फीवर। और किस कंडीशन पे बताया जा रहा है? तो फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर द डेंगू एच फीवर। आपको ये क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। डेंगू तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो एच टाइप फीवर दे दिया, एच को ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट डेंगू एच फीवर के लिए क्या होगा? एस्प्रिन फॉर फीवर, अप्लाई आइस कैप ओवर एब्डोमेन टू प्रिवेंट मेलेना, या रिप्लेस बॉडी फ्लूइड, या यूज NSAID टू कंट्रोल फीवर। तो किस प्रकार का आपको ट्रीटमेंट यूज करना है, ध्यान रखना है। आपको किस टाइप का यूज करना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रिप्लेस बॉडी फ्लूइड करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एच मतलब होता है हीमोरेजिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हीमोरेजिक फीवर होता है आपका। एच जो होता है उसका नाम हीमोरेजिक। आपको ध्यान रखना है कि डेंगू में 3 टाइप्स के फीवर होते हैं। कौन कौन से? देखिए फीवर कौन कौन से होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। सॉरी 4 टाइप्स के, 3 नहीं 4 टाइप्स के होते हैं फीवर। डेंगू में कितनी कंडीशन होती है फीवर की, तो ध्यान रखिएगा कितने टाइप्स होते हैं फीवर। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट डेंगू एच फीवर मतलब हीमोरेजिक। अगर डेंगू है किसी को तो रिप्लेस करेंगे हम बॉडी के फ्लूइड को। बॉडी के फ्लूइड को क्या करेंगे? रिप्लेस करके उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होगा उसके लिए। तो डेंगू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें। अनडिफरेंशिएट फीवर, अनडिफरेंशिएट फीवर पहला हो गया टाइप्स। दूसरा होता है क्लासिकल फीवर। तीसरा होता है डेंगू एच फीवर जिसको हम हीमोरेजिक फीवर बोलते हैं, और डेंगू शॉक फीवर। तो अनक्लासिकल, अनडिफरेंशिएट फीवर, क्लासिकल फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक फीवर। तो आपको ध्यान रखना है कि एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन तो आप बाकी फीवर में दे सकते हो, लेकिन कभी भी हीमोरेजिक के फीवर में हमको इस कंडीशन में एस्प्रिन नहीं देते हैं। जो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन ए, तो वो गलत होगा आपका। ठीक है, आइस कैप ओवर एब्डोमेन टू प्रिवेंट मेलेना। तो मेलेना को अप्लाई करने के लिए, हम प्रिवेंट करने के लिए आइस कैप देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हेमोरेजिक फीवर को ट्रीट करने के लिए नहीं देते हैं। NSAID का भी हम यूज किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए देते हैं? क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, ध्यान रखिएगा। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी की कंडीशन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, फीवर को कंट्रोल करने की कंडीशन में हम क्या करते हैं? NSAID ड्रग्स का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे बॉडी के फ्लूइड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस डिसीज। आपको इंक्यूबेशन बताना है लेप्टोस्पायरोसिस डिसीज का। तो ऑप्शन ए है 2 to 7 डेज, ऑप्शन बी 2 to 15 डेज, ऑप्शन सी है इसका 2 to 30 डेज, या आपका 5 to 40 डेज। 5 to 14 डेज होता है लेप्टोस्पायरोसिस का, या तो फिर आपका
2 to 30 डेज होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2 to 30 डेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर 14 डेज भी देता है, अब यहाँ पे 5 to 14 दे दिया, लेकिन इस नॉर्मल रेंज पे कहीं कहीं पे भी आपका 14 डेज भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये ऑप्शन 2 to 14 डेज दिया होता आपका, 5 to 14 डेज भी अगर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस का दिया होता तो वो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द इसका इन्फेक्शन 15 से 30 दिनों के बीच देखा गया है, इसलिए सबसे पहले प्रीफर आप क्या करोगे, 2 to 30 डेज दोगे। लेकिन अगर 2 to 30 डेज नहीं दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में 5 to 14 दिया है, तो आपका ऑप्शन ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 to 30 अगर डेज दिया है, तो पहला प्रीफर आपका होगा इंक्यूबेशन पीरियड का लेप्टोस्पाइरोसिस का, ऑप्शन सी। अब लेप्टोस्पाइरोसिस डिसीज होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। लेप्टोस्पाइरोसिस डिसीज किसके थ्रू फैलता है, तो स्पाइरोकेट जो बैक्टीरिया होता है, यह एक जूनोटिक डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा। कैसे डिसीज होती है, जूनोटिक डिसीज होती है, ठीक है। जानवरों से, एनिमल टू ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं, एनिमल टू ह्यूमंस को होती है, ध्यान रखिएगा। एनिमल टू ह्यूमंस को कॉज करने वाली डिसीज होती है लेप्टोस्पाइरा। और स्पाइरोकेट बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया होती है, इसी के नाम से है। OSIS को हटा के ए लगा दो, लेप्टोस्पाइरा। तो लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है क्या, आपका लेप्टोस्पाइरोसिस डिसीज, जिसका इंक्यूबेशन है 2 to 30 डेज। और एक जीनोटिक डिसीज होती है जो कि एनिमल से जाकर कहाँ पे पहुंचती है, आपकी मैन में पहुंचती है। ध्यान रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अक्रेंस ऑफ ए डिसीज इन हाफ हजार्ड एंड इरेगुलर पैटर्न इज नोन एज। ऐसी डिसीज जो प्रेजेंट होती है हाफ मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद इरेगुलर पैटर्न मतलब फिर से दोबारा रिकरेंट अगर आ रही है, रेगुलर वो डिसीज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इरेगुलर रूप में अगर होती है तो वो एंडेमिक होगा कि इपीडेमिक होगा कि स्पोरेडिक होगा कि पैंडेमिक होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने इसके पहले भी बताया था पहले वाले सेशन में, कि जो चीज़ें आउटब्रेक हो रही हैं, कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट होता है इंडेमिक, और आउटब्रेक हो रहा है आपका इपीडेमिक। ध्यान रखिएगा, इपीडेमिक और इंडेमिक। तो इपीडेमिक आपकी क्या डिसीज होगी, आउटब्रेक होने वाली डिसीज है। और कांस्टेंट एरिया में होता है आपका इंडेमिक, पर्टिकुलर किसी एक एरिया में अगर फैलता है। अगर कांस्टेंट वर्ड अगर आता है, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वर्ड आएगा तो वो होता है आपका इंडेमिक। और अगर आउटब्रेक हो रही है डिसीज तो क्या होगी, आपकी इपीडेमिक। और इरेगुलर वर्ड अगर दे दिया है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्पोरेडिक इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पोरेडिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलरा एंड कंटामिनेटेड वाटर। जो किसने फाउंड किया, कौन से ऐसे साइंस ने फाउंड किया जो किसके किसके बीच में लिंक है, कॉलरा एंड कंटामिनेटेड वाटर के बीच में लिंक है। लुइस पास्चर, रोनाल्ड रास, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, जॉन स्नो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले कंटामिनेटेड वाटर के बारे में बताया था, इपिडेमिक कंडीशन बताया था कि कॉलरा किससे फैलता है, तो कंटामिनेटेड वाटर के साथ में इसका कनेक्शन है। तो इसको देने वाला, इस टर्म को फाउंड करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो लुइस पास्चर ने पास्चुरेशन मेथड दिया था। रोनाल्ड रास ने तो आपका देखिए ये सारे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था इन्होंने। फिर उसके बाद आपका एडवर्ड जेनर हो गया जो कि वैक्सीनेशन के बारे में बताया। और जॉन स्नो क्या थे, इन्होंने कॉलरा के बारे में जिन्होंने फर्स्ट अगर बोला जाए तो इपीडेमोलॉजिस्ट, फादर ऑफ इपीडेमोलॉजी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मतलब जॉन स्नो ने कॉलरा के बारे में, पहली इपीडेमिक डिसीज के बारे में अगर डिस्कवर किया था, किसने किया था, जॉन स्नो ने किया था। समझ में आया। और एडवर्ड जेनर ने किसका किया था, और यहीं पे कॉलरा के बारे में भी उन्होंने इपीडेमिक डिसीज का कंटामिनेटेड वाटर के साथ में इसका रिलेशन बताया था कि इसके थ्रू क्या होता है, कॉलरा डिसीज फैलता है। सभी को मालूम है कॉलरा डिसीज एक आपका डायरियल डिसीज होती है जिसमें राइस वाटर स्टूल पास होता है। 2 to 4 इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया जो होती है, इसके थ्रू क्या फैलता है, आपका कॉलरा डिसीज होता है। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें से हमने आपको बताया रोनाल्ड रास और लुइस पास्चर ने क्या क्या डिस्कवर्ड किया। रोनाल्ड रास ने किसका डिस्कवर्ड किया था, तो मलेरिया पैरासाइट का किया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और मलेरिया पैरासाइट के बारे में डिस्कवर्ड किया किसने किया था, 1897 में। कब किया था, 1897 में किसने किया था, आपका रोनाल्ड रास ने मलेरिया पैरासाइट के बारे में डिस्कवर्ड किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिड डे मील स्कीम लॉन्च। मिड डे मील जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी। इसमें मिड डे मील अगर स्कीम पूछता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और मिड डे मील अगर प्रोग्राम पूछा जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 1961 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
और वहीं पे अगर पूछा जाता मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी तो 1995 में। और इस सब प्रोग्राम को चलाने का स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था वो किसके लिए था, स्कूल लंच प्रोग्राम देने का उद्देश्य था, ताकि बच्चों का जो माल नरिश कंडीशन जो होती थी, बच्चों का अटेंडेंस शॉर्ट होता था, ठीक है, तो बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, एजुकेशन के साथ साथ में उनका हेल्थ भी अच्छा हो, रिकवर हो, फ्री फ्रॉम ऑफ डिसीज से वो फ्री हो सके, इसके लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई। समझ में आया? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु इज नोन एज फर्स्ट ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट। देखिए इपिडेमोलॉजिस्ट है वो लिखा, ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो फर्स्ट ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट कौन है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में? अगर पूछा जाए ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट कौन है, यहाँ पे केवल इपिडेमोलॉजिस्ट पूछा जाता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट, तो ट्रू हो गए हिप्पोक्रेट्स। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ह्यूमंस लाइविंग स्टैंडर्ड कैन बी कंपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज बाय। अब इसमें ह्यूमंस का जो लाइविंग स्टैंडर्ड है, मतलब आप समझिए कि इसका जो मीनिंग है, ये बोला गया है कि दूसरी ह्यूमन लाइविंग स्टैंडर्ड कैन बी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, किसके द्वारा हम कंपेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमंस की जो लाइविंग कंडीशन है, मतलब समझिए कि दूसरी कंट्री से कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो उसमें से हमारा जो स्टैंडर्ड है, तो हम उसको किस बेस से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन लाइविंग स्टैंडर्ड कैन बी कंपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज बाय, मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज में ह्यूमन का जो लाइविंग स्टैंडर्ड है उसको हम किससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, निकालते किससे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं SDI, PQLI, SPL और DALY इनका। तो इसमें PQLI का तो कोई रोल ही नहीं, ना तो SPL कोई रोल है, ना तो डेली का कोई रोल है। इसमें सबसे पहले अगर रोल है तो इसको हम निकालते किस फॉर्मूले से है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रीज में कंपेयर करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा SDI, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इनकम के द्वारा। तो SDI अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसका इनकम प्रोसेस कितना है, ये हम उसके थ्रू क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं और कंपेयर करते हैं कि हर कंट्रीज का अलग अलग रेशियो क्या है। जैसे कि अगर बात किया जाए UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट अगर प्रोसेस देखा जाए तो 1966 में न्यूयॉर्क में निकाला जाता है, वो रिकॉर्ड देती है अपना हर साल। इंडिया की रैंक देखी जाए तो 131 रेशियो होती है। और फर्स्ट रैंक में अगर SDI रैंक पूछा जाए तो नॉर्वे कंट्री जो होती है वो क्या होती है, आपकी फर्स्ट रैंक में है। कौन सी कंट्री, नॉर्वे। समझ में आया? तो मैक्सिमम स्कोर अगर आता है तो ये SDI कहलाता है, ध्यान रखिएगा। SDI हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके थ्रू हम निकालते हैं। SDI स्कोर के थ्रू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्रीज का हम लाइविंग स्टैंडर्ड निकालते हैं ह्यूमंस का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब इसमें बोला गया है SDI इट इज डज नॉट इंक्लूड। अब SDI इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले कि आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, SDI जो होता है आपका, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चे अगर स्कूलिंग में है, ठीक है, उस टाइम का जो ईयर है उसको, उसके अंडर में हम इसको निकालते हैं SDI को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, एज ऑफ 1 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो उसका कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होगी कि आगे क्या करना है। देखिए उसके बाद ही जब आप थोड़ा सा चाइल्ड एज के आगे निकलते हो, क्रॉस करते हो, उसके बाद ही क्या करते हो, आपकी एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि आपको ये चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो टोडलर एज होता है, टोडलर एज, उसके बाद जैसे जैसे आपका एज ग्रोथ होता है। लेकिन इन्फेंट का जो एज ग्रुप होता है, आपका 1 ईयर का जो बच्चा होता है, उसकी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, तो उसमें तुम SDI निकाल ही नहीं सकते। और GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, GDP पर कैपिटा के थ्रू हम क्या करते हैं, SDI निकालते हैं। और एडल्ट लिटरेसी रेट के थ्रू हम क्या करते हैं, SDI को हमेशा निकालते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा SDI इज डज नॉट इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर। ठीक है, समझ में आया? बाकी इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, SDI को फाइंड आउट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्ट्रेन यूज टू BCG वैक्सीन, स्ट्रेन यूज टू BCG वैक्सीन, स्ट्रेन जो यूज किया, एडमोस्ट्रेन, जैग्रेव स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन, डेनिस 1331 या RA2713 स्ट्रेन। तो BCG वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेनिस 1331। यहाँ पे जो आपका अलग अलग दिया है, जैसे कि आपका
जैकबर स्ट्रेन जो दिया गया था वो किसके लिए था? मीजल्स वैक्सीन के लिए, ध्यान रखिएगा। एडमोस्ट्रेन जो दिया गया था किसके लिए था? मीजल्स वैक्सीन के लिए था। यहाँ पे आपका जो रूबेला वैक्सीन है, रूबेला के लिए हम क्या देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है RA-27। रूबेला के लिए हम क्या देते हैं? RA-27। रूबेला वैक्सीन के लिए हम कौन सा स्ट्रेन देते हैं? RA-27। और ओका स्ट्रेन देते हैं हम वारिसेला जोस्टर के लिए। जो चिकन पॉक्स के लिए जो दिया जाता है आपने देखा होगा, तो वारिसेला के लिए हम क्या देते हैं? ओका स्ट्रेन, ध्यान रखिएगा। वारिसेला के लिए, वारिसेला जो वायरस होता है, वारिसेला जो वैक्सीन होती है चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है, तो रूबेला वायरस के लिए तो हम कौन सा स्ट्रेन देंगे? RA-27। और आपका मीजल्स के लिए हम कौन सा देते हैं? मीजल्स की वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन देंगे? तो एडमोस्टन जैगबर हम देंगे। और चिकन पॉक्स जैसे मतलब जो वारिसेला जोस्टर होता है उसके लिए हम देते हैं ओका स्ट्रेन। तो BCG वैक्सीन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डेनिस 1331, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द इन्फेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स लास्ट फॉर द, जो चिकन पॉक्स की इन्फेक्टिविटी है तो वो कितने टाइम तक देखने को मिलती है? तो लास्ट फॉर द कंडीशन पूछा गया है टिल द लास्ट स्कैब फॉल्स या 6 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैसेस। इन्फेक्टिविटी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन वाला रेट होता है, इन्फेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स जो बोला गया, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो कब कब देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है? 6 डेज आफ्टर ऑनसेट, या 3rd डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैसेस, या टिल द फीवर सबसाइड। तो टिल द लास्ट स्कैब फर्स्ट, तो देखिए लास्ट स्टेज में तो क्या होता है? रिकवर होता है कोई भी पेशेंट, उसकी इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है, देखो बीचों बीच में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो सभी को मालूम है कि जो चिकन पॉक्स का आपका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो सबको मालूम है 16 to 21। समझ में आया? या 16 to 18 जो होता है, 16 to 18 आपका जो है इंक्यूबेशन डेज जो बोला पूछा गया है, 16 से 18 दिन के बीच में चिकन पॉक्स का हाईली रेट इसमें पूछा गया है कि ये ड्यूरेशन चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीच वाला एज होता है, तो 16 से लेकर 1 से 16 अगर 18 देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है आपका 7 डेज या 6 डेज। तो 6 to 7 डेज क्या होता है आपका? हाईली इन्फेक्टिविटी रेट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 6 डेज आफ्टर ऑनसेट रैसेस। जब रैसेस प्रेजेंट होते हैं उसके बाद तुरंत ही एक या मतलब 6 डेज, 6 दिन के बाद ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाला रेशियो देखने को मिलता है चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स सभी को मालूम है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स क्या होती है? एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वारिसेला जोस्टर से चिकन पॉक्स फैलता है आपका, और वेरियोला वायरस से क्या फैलता है? स्मॉल पॉक्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट कब देखने को मिलता है? तो 6 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैसेस। और रैसेस कितने दिन में आ जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 102 दिन में। जैसे ही इन्फेक्शन चिकन पॉक्स का होता है तो 1 से 2 दिन, बीमारी के होने के बाद 1 से 2 दिन के बाद क्या होता है? रैसेस प्रेजेंट हो जाते हैं। और पूछा जा इसमें और ये भी पूछा है कि बिफोर टू 4 to 5 डेज आफ्टर रैसेस, बीमारी में के बाद क्या होते हैं? जैसे ही कि अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट्स को, इसमें मतलब बताया क्या जाता है चिकन पॉक्स के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो 1 to 2 डेज तो रैसेस प्रेजेंट होते हैं। कब? बिफोर टू 4, जैसे ही जब आपका रैसेस अगर प्रेजेंट होगा, और उसके बाद ही क्या होती है? डेथ होने की कंडीशन भी देखने को भी मिलती है। जब मोस्ट ऑफ द, जब 21 से ज़्यादा, जब 21 से ज़्यादा, मोर देन 21 से ज़्यादा अगर इसका इन्फेक्टिविटी रेट अगर जा रहा है, तो इस तरह में पेशेंट की क्या होती है? डेथ होने की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा रैसेस होने के चांसेस कब रहते हैं? 1 से 2 दिन। समझ में आया आपको? 1 से 2 दिन, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका रैसेस कब प्रेजेंट होता है? आफ्टर 1 to 2 डेज तो रैसेस प्रेजेंट होता है, लेकिन 4 to 5 डेज, जैसे ही रैसेस प्रेजेंट होता है तो 4 to 5 डेज के बाद क्या होता है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आपने देखा क्वेश्चन में क्या है? 6 डेज आफ्टर ऑनसेट। तो चिकन पॉक्स का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट जो होती है वो 6 दिन में देखने को मिलती है आफ्टर रैसेस, रैसेस होने के बाद। अब इसके बाद हम देखेंगे केस फैटालिटी रेट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केस फैटालिटी रेट इज मेथड ऑफ मेजरिंग। अब केस फैटालिटी रेट क्या होता है? मैंने इसके पहले कम्युनिटी में आपको बताया था कि फैटालिटी मतलब होता है बीमारी के बाद होने वाली, डिजीज कंडीशन होने के बाद, डिजीज अकर देन डेथ, उसके बाद क्या हो? डेथ हो जाए। किसी भी पेशेंट्स की नॉर्मल मृत्यु ना हो, बीमारी अगर उसको प्रेजेंट है और ऐसा केस अगर आता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती, वो कहलाता है केस फैटालिटी रेट। इस मेथड को मेजरिंग करने का जो मेथड्स है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी,
वायरुलेंस या एवरेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी। इसका आएगा, क्या कहलाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी वायरुलेंस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जब हम फैटेलिटी रेट को हम मेजर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका वायरुलेंस। इन्फेक्टिविटी रेट तो कहलाता है आपका प्रेजेंस ऑफ द डिसीज या कोई किसी भी प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए अगर सेकेंडरी अटैक हम बोलते हैं, कोई भी डिसीज किसी पर्सन को है और दोबारा अगर उसको हो रही सेकेंडरी अटैक अगर आ रहा है उसको, तो वो तो होता है आपका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। इन्फेक्टिविटी हो गया संक्रमण, और पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, जब कोई भी डिसीज अगर होती है तो इंक्रीज इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्रीज जो इंक्यूबेशन पीरियड इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारे चिकन पॉक्स हुआ तो हमने बताया आपको 18 डेज, तो 18 डेज उसकी पैथोजेनिसिटी रहेगी, जब तक वो डिसीज पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाएगा कोई पेशेंट, तो वो क्या कहलाता है उसकी पैथोजेनिसिटी, मतलब कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसीज। डिसीज का जो प्रेजेंस है उसकी बॉडी में, उसका जो इंक्यूबेशन चलेगा उस पर डिपेंड करता है पैथोजेनिसिटी। और इन्फेक्टिविटी मतलब संक्रमण, और आपका जो बोला चाहिए एवरेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिसीज कहलाता है। तो एवरेज और ड्यूरेशन क्या कहलाता है आपका, कितना ड्यूरेशन है, मतलब कितने एवरेज में ये डिसीज हुई है, मतलब पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है, कि दोबारा रिपीट हुई है, सेकेंडरी अटैक आया है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है आपकी केस फैटालिटी कंडीशन कहलाएगी। मेजर होगा वायरुलेंस मेथड से क्या होता है डिसीज आपका उस वहाँ पे मेजर होना, कौन सा मेथड कहलाएगा, वायरुलेंस मेथड कहलाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, कुछ ऐसी डिसीज के नाम भी होते हैं, जैसे कि रेबीज वायरस हो गया। रेबीज वायरस जो कि रेबीज जो डिसीज होती है लाइजा वायरस इन्फेक्शन के थ्रू होती है, और ये डिसीज क्या होती है, एक केस फैटालिटी कंडीशन भी क्रिएट करती है। ठीक है, उस टाइम पे आप मेथड्स यूज करते हो, जो भी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आप जो वैक्सीन यूज करते हो, जो भी टीके लगवाते हो, वो क्या कहलाता है आपका वायरुलेंस कहलाता है। ठीक है, उस कंडीशन पे आप उसको अगर मेजर कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी भी पर्सन को बचा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, वायरुलेंस कंडीशन कहलाएगी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रोनिक एक्सपोजर टू पुअर लाइटिंग कॉजेस। तो क्रोनिक एक्सपोज, बार बार अगर हम किसी भी पुअर लाइटिंग में एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो वाइट फिंगर, कटरैक्ट, ब्लूरिंग ऑफ विजन या माइनर निस्टिगमस। तो इसमें हम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माइनर निस्टिगमस बोलते हैं जब लाइटिंग मान लीजिए अगर पुअर कंडीशन पे है, और प्रॉपर अगर आप मतलब कम बोलना चाहिए कि कम रोशनी में या कम प्रकाश में अगर आप बार बार आपकी आंखें एक्सपोज हो रही हैं, बार बार उसी कांटेक्ट में अगर आप आते हो, बार बार वहीं पे आप पढ़ाई करते हो या राइटिंग करते हो, जो भी करते हो, तो आपकी आंखों में प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहलाता है माइनर निस्टिगमस। ध्यान रखिएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कैटरैक्ट डिसीज तो देखिए एक हेरिडिटरी जेनेटिक कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाता है, वहीं पे ग्लूकोमा होती है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है आंखों में। तो यहाँ पे पुअर लाइटिंग की वजह से अगर हो रहा है तो क्या होता है आपका निस्टिगमस डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, कैंडलर इंडेक्स इज यूज इपिडेमोलॉजिकल स्टडीज ऑफ। जो कैंडलर इंडेक्स यूज होता है इपिडेमोलॉजिकल स्टडीज के लिए, राउंड वार्म होता है, हुक वार्म होता है, गुनिया वार्म होता है कि सैंड फ्लाई होता है। तो आपको बताना होगा कि इसमें जो मेथड्स आप यूज करते हो तो किसके लिए करते हो, हुक वार्म के लिए करते हो। ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए अलग अलग जो पैरासाइट होते हैं मैंने आपको बताया, इस पे पूछा जा रहा है कैंडलर इंडेक्स जो यूज होता है इपिडेमोलॉजिकल स्टडीज के लिए, तो कौन से डिसीज में यूज होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हुक वॉर्म। इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वॉर्म करके अगर वर्ड्स आते हैं मतलब वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक टेप लेते हैं हम और टेप लेकर हम उसको मेजर करते हैं पैरासाइट को। हुक वॉर्म का दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ए साइक्लोस्टोमा ड्योडिनली होता है। ठीक है, एन साइक्लोस्टोमा इसका दूसरा नाम होता है, एन साइक्लोस्टोमा। हुक वॉर्म का दूसरा नाम एनसाइक्लोस्टोमा ड्योडिनली। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्योडिनली होता है। ध्यान रखिएगा, और यह माइनर एनीमिया भी कॉज करता है। एनीमिया कैसे कॉज करेगा, क्योंकि स्टमक में जाकर ये ब्लड सकिंग का काम करता है, ब्लड अपना न्यूट्रिशन पूरा ब्लड से लेता है और धीरे धीरे क्या होता है पर्सन एनीमिया का शिकार हो जाता है। और ये कैसे इंटर करता है हुकवार्म, फूट पैर से क्या करता है, इंटर करता है। ध्यान रखिएगा, और डेली ये ब्लड सक करता है, तो 0.01 से लेकर 0.2 ml ब्लड डेली ये सक करता है। ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी से ब्लड अगर सक करता है तो कितना सक करता है, 0.02 से लेकर 0.2 ml तक डेली ब्लड को सक करता है। और ड्रग्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो अल्बेंडाजोल हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, 1 टैबलेट देते हैं। और बच्चे में अगर हम देंगे तो 200 mg देते हैं ड्रग्स, और अगर एडल्ट में हम देते हैं तो 400 mg ड्रग्स क्या करते हैं, अल्बेंडाजोल प्रोवाइड करते हैं। एडल्ट की बात करें तो हम कितना देंगे, उसका हाफ देते हैं बच्चे में, ये एडल्ट में देते हैं,
और अगर हम चाइल्ड में देते हैं, बच्चे में देते हैं, तो हम 200 mg देते हैं, ध्यान रखिएगा। 200 mg किस में देंगे? बच्चे में। और अगर 400 mg हम टैबलेट अगर देते हैं, 1 टैबलेट देते हैं अल्बेंडाजोल का, ध्यान रखिएगा। अल्बेंडाजोल का जो ड्रग्स दिया जाता है, जो टैबलेट दी जाती है, वो दी जाती है किसके लिए? हुकवॉर्म इन्फेक्शन के लिए। तो चैंडलर इंडेक्स जो होता है, ये इसमें होता क्या है, एक टेप लेकर हम इसके साइज को इसको देखते हैं और मेजर करते हैं। इसमें वॉर्म के साइज को देखने के लिए, पैरासाइट को देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंडेक्स का हम यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजी स्टडी करने के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ डिसीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशन देखते हैं, इसको हम बोलते हैं चैंडलर इंडेक्स। तो चलिए ठीक है, अभी आज का सेशन इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे कुछ नए एमसीक्यू जो बच्चे अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको जरूर देखिएगा, कंटिन्यू वॉच करिएगा। हमारे नर्सिंग चैनल में देखिएगा, हमारा नर्सिंग चैनल है पूजा मिश्रा नर्सिंग चैनल एंड किड्स वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। और अगर जो भी अगर प्रॉब्लम होती है, आप उसको कमेंट्स करके बताइएगा अगर समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।